हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 9 और 10 देखने वाले हैं। ड्रामा की शुरुआत पास्ट सीन से होती है, जब हानजून और रियो रिलेशनशिप में थे। रियो हानजून से पूछती है, हम वेकेशन के लिए अलेक्सा जाएं? नहीं तो न्यूयॉर्क जाएंगे। वो कहता है, वैसे भी हम हमेशा बिजी रहते हैं। वो गुस्सा होकर कहती है, ठीक है मत जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ समर वेकेशन मनाना चाहती थी, लेकिन मैं ही एक्साइटेड थी, तुम्हें तो उसके बारे में चिंता ही नहीं। वो गुस्से में बैठी रहती है। वही कवर देकर कहता है, इसे ओपन करो। वो पूछती, इसमें क्या है? वो कहता, पहले इसे ओपन करो तभी तो पता चलेगा। वो कवर ओपन करती है, उसमें कोरिया जाने का टिकट रहता है। ये देखो, उसकी आंखें भर जाती है। वो कहता है, तुम बहुत सालों से अपनी मॉम से नहीं मिली, तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती, इसलिए मैंने 2 टिकट ली है। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कवर में और कुछ भी है। वो कवर के अंदर देखती है, उसमें एक रिंग रहता है। वो रिंग लेकर प्रपोज करने बैठता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे कपड़े में प्रपोज करूंगा। इसके लिए मैं एक खास जगह देख रहा था। फिर वो रियो को प्रपोज करता है। वो बहुत शर्माती है। वो कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? वो हंसते हुए हाँ कहती है। वो उसे रिंग पहनाता है। रियो उसे खुश होकर हक करती है। दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे। जब रियो को पता चला कि उसे स्टमक कैंसर का स्टार्टिंग स्टेज है, वो पूरी तरह से टूट गई। डॉक्टर ने कहा, आपको बहुत जल्दी सर्जरी करना होगा। उससे पहले हम बायोप्सी टेस्ट करेंगे। आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। प्रसन्न में हीरो सोचता है, रियो ने अपना हाथ क्यों छुड़ा दिया? फिर वो कहता है, ये बात अभी सोचने की नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में रियो को डॉक्टर बताते हैं कि आपका टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट कल मिल जाएगा। तभी रियो को पता चलता है कि इसी हॉस्पिटल में सेयोंग के डैड काम करते हैं। जब वो डॉक्टर से उनके बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि आज उनका हाफ डे है। ये सुन के उसे राहत मिलती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आती है ताकि कोई उसे देख न ले। वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। बाहर हानजून खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे हीरो भी आ जाता है और रियो से पूछता है, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? वो कहती, नहीं अब मैं ठीक हूँ। वो पूछती कि तुम्हें किसने बताया कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ? वो कहते, ये सब बात जानने की नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हानजून कहता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। फिर रियो से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रियो कहती है, मैं सेयोंग के साथ घर चली जाती हूँ, हम दोनों का घर पास में ही है। उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। फिर वो रियो से कहता है, जैसे तुम घर पहुँचेगी तो मुझे कॉल कर देना, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। सेयोंग कहता है, तुम वेट मत करना, मैं रियो को उसके बेड तक छोड़ के आऊँगा। वो हीरो से कहता है, रियो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वुमेन बन चुकी है, तुम उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ो। हीरो रियो के साथ उसे छोड़ने के लिए निकलता है। पास्ट का सीन दिखाते हैं। जब रियो ने अपनी बीमारी के बारे में हानजून से कहा था, तब हानजून ने उसका फुल सपोर्ट किया, उसे हिम्मत दिलाया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आजकल मेडिकल बहुत ही एडवांस हो चुका है। उसने रियो का ध्यान रखने के लिए अपने काम से छुट्टी ले ली थी। प्रसन्न में ये दोनों घर पहुंचते हैं। सेयोंग उसके लिए कार का डोर ओपन करता है। बाहर आने के बाद डोर को क्लोज करता है। ये देख के उसे पूछती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि बस यूं ही, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम तो हमेशा मुझे अपना सर्वेंट ही बना के रखते थे, अब अचानक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने देखा है कि हानजून भी तुम्हारे साथ ऐसे ही ट्रीट करता है, तब तो तुम खुश होती हो। वो उसे घूरती है। वो कहते, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम अंदर जाओ। हीरो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगती है, उसे याद आता है कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपनी मॉम से ये सब बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने बताने के लिए अपनी मॉम को कॉल किया, उनसे कुछ नहीं कर पाई। उसने कहा, आजकल मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं आपका कॉल उठा नहीं पाऊंगी और आपको कॉल भी नहीं कर पाऊंगी। मिसू कहती है कि जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगी, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, लेकिन अपना ध्यान रखना, ठीक से खाना खाना। ये सुन के उसकी आंखें भर जाती है। वो तुरंत कॉल को काट देती है। उसके बाद वो बहुत रोती है, क्योंकि उसे इस समय उसकी माँ का सहारा चाहिए था। वो उन्हें बताना चाह के भी नहीं बता पाई। फिर वो अपने आप को हिम्मत दी कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। प्रसन्न में हीरो मोहिम के साथ बैठा रहता है। वो उसे बताता है कि रियो ने किस तरह से उसका हाथ छुड़ा के हानजून के साथ गई थी। मोहिम उससे पूछती है कि तुमने उससे पूछा कि उसने क्यों ऐसा किया? वो कहता है, मैंने उससे नहीं पूछा। मोहिम कहती है, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम पहले पूछ लेना कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे उसकी फीलिंग के बारे में पूछती है, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? वो कहता है, मुझे बहुत ही जेलस फील हो रहा है। मोहिम कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी वाली फीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ। मोहिम उसे कहती है कि जब तुम उसे देखती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? क्या तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ड्रम्स बजने लगते हैं? वो उससे पूछता है कि अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो कहती है, ऐसे ही मैंने पूछा, जाने दो इस बात को। रियो के पास हानजून का मैसेज आता है। उसने उसे टाइम पर दवाई लेने को कहा है। हीरो जैसे अपने घर आता है, वो देखता है कि रियो के रूम की लाइट जल रही है। उस विंडो को देखते हुए कहता है कि रियो अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। तभी उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है।
वो लेटे हुए सोचती है कि इस बीमारी का नाम कैंसर क्यों रखा गया। काश इसका नाम फ्लावर या लाइट जैसा कुछ होता। कैंसर नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कितना डार्क है। अगले दिन सुबह रियो रेडी होकर नीचे आती है कि डैड उससे बात किए बगैर बाहर चले जाते हैं। मिसुक उसे कहती है कि तुम्हें कुकिंग क्लास जाना है तो तुम जाओ, कुकिंग सीखने में कोई बुराई नहीं है। तुम यूएस नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन यहाँ पर भी तुम अपने लिए जॉब ढूंढ सकती हो। अपने एक्सपीरियंस वाले फील्ड पर वापस जाओ, बस मैं यही चाहती हूँ। कुकिंग सब तुम्हारी शादी के बाद काम आएगी। रियो कहती है कि बहुत दिनों बाद मैंने अपना ड्रीम ढूंढा है, कुकिंग ही करना चाहती हूँ, मुझे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मिसुक कहती है कि तुम्हारे डैड ये कभी नहीं मानेंगे, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन कुकिंग नहीं। उससे ज्यादा बहस नहीं करती और चुपचाप बाहर निकल के आ जाती है। बाहर हीरो उसका वेट करता है। उसका चेहरा देखते हुए समझ जाता है कि उसके साथ उसकी माँ की बहस हुई है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरी बात छोड़ो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। वो कहता है चलो मैं तुम्हें आज खाना खिलाता हूँ, देख के लगता है कि तुम भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो बहुत ही सिंपल सा खाना ऑर्डर करता है। रियो उसे पूछती है कि ये कैसा खाना है। वो उसे कहता है कि तुम इसे एक बार खाओगी तो खाती ही रह जाओगी। वैसे भी रियो को भूख लगी थी। वो तुरंत खाना खाना चालू कर देती है। उसे खाना इतना पसंद आता है कि वो जल्दी जल्दी पूरे बाउल को खाली कर देती है। उसे देख के हीरो हंसते हुए कहता है कि मैं तो डर गया था, तुम खाना के साथ कहीं बाउल को भी ना खा जाओ। अचानक रियो के पेट में फिर से दर्द होने लगती है। वो हीरो को इसके बारे में पता नहीं चलने देती। वॉशरूम चली जाती है। रियो ने बहुत जल्दी खाना खाया था, इस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। डोंगजुन जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उसे पहली बार एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने का मैसेज आता है। ये देख के बहुत ही खुश होता है। वो तुरंत मैसेज का रिप्लाई करता है। दूसरी तरफ हाईसुक बहुत ही अकेला फील कर रही है, इसलिए वो एल्बम को देखती है। हर फोटो में हीरो और उसके डैड और रियो रहते हैं। बस एक दो फोटो में वो रहती है। तभी बाहर बहुत जोर से एक आवाज आती है। वो जाकर देखती है। वो देखती कि वॉशिंग मशीन का फ्रंट डोर का कांच टूट गया है। वो आगे बढ़ने लगती है। नीचे पूरे कांच के टुकड़े रहते हैं। वो गिरने वाली थी, तभी वहाँ पर उसके हस्बैंड उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे खाली पैर नहीं आना चाहिए था, नीचे कांच के टुकड़े पड़े हैं, तुम जाकर बैठो, मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। हाईसुक सोफे में जाकर बैठ जाती है। वो कांच के टुकड़े को साफ करके वहाँ से जा रहे थे। तभी हाईसुक देखती है कि उनके पैर से खून आ रहा है। वो उन्हें बैठाकर जख्म में दवाई लगाती है। फिर वो कहते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ। हाईसुक उससे पूछती है कि क्या तुम रेमन खाना पसंद करोगे। वो उसके लिए रेमन बनाती है। वो उसे देख के बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसके लिए रेमन बना रही है। फिर दोनों एक साथ बैठकर खाते हैं। दोनों काफी बातें शेयर करते हैं। काफी टाइम बाद ये दोनों एक साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, बाहर हीरो खड़ा रहता है। उसका बैग उसके हाथ में देकर एक कवर भी देता है जिसमें पेट दर्द की सारी दवाइयाँ थी। वो कहता है कि तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम इसे हमेशा अपने पास रख लेना। फिर उसे कॉल आता है। वो बात करते हुए बाहर चले जाता है। हीरो वहाँ से सीधा ऑफिस आता है। वो देखता है कि मोयुक उस डेयरी प्रोडक्ट को अपने हाथ में रखा है। ये देख के वो घबरा जाता है। उसके पास जाकर बहुत ही सीरियस होकर कहता है तुमने जहाँ से निकाला वहीं पर रख दो। मोयुक कहता है ये जस्ट मिल्क प्रोडक्ट है, उसके लिए तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। हीरो कहता है इस मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर मेरी लाइफ डिपेंड है। मोयुक ये सब सुनने के बाद भी उसे ओपन करने जाता है। हीरो उसके हाथ से उसे छीन लेता है और कहता है दोबारा इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, इसके ऊपर मेरी लाइफ का फैसला है। मोयुक कहते तुम्हें हो क्या गया है, चीजों के साथ अपनी लाइफ का फैसला जोड़ने लगे हो। पहले तुम इस ट्री के साथ जोड़ते थे। ट्री को देखकर डर के जोर से चिल्लाता है। ये देख के हीरो भी डर जाता है। वो ट्री सूख रहा है। हीरो से देखता है तो बहुत ही घबरा जाता है। वो उस पॉट को उठा के गार्डनर के पास लेकर आता है। शॉपकीपर उसे डोर पर देखकर डर जाती है। फिर वो उसे हंसते हुए कहती है कि लगता है कि इमरजेंसी है। हीरो कहता है कि ये ट्री सूख रहा था, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया। वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये ट्री ठीक हो जाएगा, इसमें फ्रूट्स भी आएंगे और फ्लावर भी आएंगे। रियो कुकिंग क्लास से अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है। वहाँ पर हानजुन आ जाता है। वो रियो से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दोनों एक जगह पर जाकर बैठते हैं। हानजुन कहता है कि आज तुम बहुत ही खुश दिख रही थी, जब तुम हंस रही थी तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसे एक कवर देता है। उस कवर के अंदर यूएस के कुकिंग क्लास के सारे डिटेल रहते हैं। हानजुन उसे कहता है कि कवर के अंदर और भी कुछ है। वो देखती है उसके अंदर वही रिंग रहता है जिसके साथ उसने प्रपोज किया था। इसने उसे ब्रेकअप करके रिंग उसके पास ही छोड़ाया था। हानजुन उसे कहता है कि जैसे तुम अपने ड्रीम की नई शुरुआत की हो, वैसे हम अपनी रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। रियो उस रिंग को पहनती है और अपने हाथों को देखती है। वो घर जाने लगती है। वहाँ पर उसे हीरो मिल जाता है। फिर दोनों पार्क में बैठ के बातें करते हैं। हीरो को याद आता है कि मोयम ने उससे कहा था जब तुम रियो से मिलो तो उसे जरूर पूछना उसने तुम्हारा हाथ क्यों छोड़ दिया। वो उससे पूछने वाला था। तभी रियो कहती है हानजुन ने मुझे फिर से प्रपोज किया। ये सुन के हीरो को बहुत गुस्सा आता है। हीरो कहता है कि उसे ये बात पता है कि बहुत देर हो चुकी है। रियो कहती है बहुत देर नहीं हुई है। जब उसने मुझे सेकंड टाइम प्रपोज किया
तो मुझे हमारी पुरानी बातें याद आने लगी। सेकंड टाइम भी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था। हीरो उसे कहता है, इसी वजह से तुम मुझे छोड़ के उसके साथ हॉस्पिटल गई थी ना। वो उसे कहती है, जब हम दर्द में होते हैं या बीमार होते हैं हम उसे ही अपने पास रहने देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, इसलिए मैं उसके साथ गई थी। हीरो कहता है, तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम ये सब अब कह रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कैसे फील करता हूँ। वो कहती, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तुम मेरे लिए अभी भी फ्रेंड हो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम मुझसे ये सब बातें कर रही हो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। रियो उसे कहती है कि तुम्हें गलत फैमिली हुई है, तुम उसे प्यार नहीं करते। एक डक जब इस दुनिया में पहली बार आता है, वो जिसे देखता है वो उसे अपनी माँ समझ लेता है, इसी गलत फैमिली में तुम हो। वो उसे कहता है कि मैं अब कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे कैसा दर्द हो रहा है, इसके बारे में तुम नहीं समझ पाओगी। तुम मेरी फीलिंग्स को डक के साथ कंपेयर मत करो। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डैनो का आर्टिकल रिलीज हो जाता है। सब लोग इसी आर्टिकल को पढ़ते हैं। मोइक ने दिखावा कर रही थी कि उसे इस आर्टिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो उसी आर्टिकल को पढ़ रही थी। तभी डैनो का मैसेज आता है कि वो बाहर वेट कर रहा है। वो उन्हें थैंक्स करने के लिए कुछ लेकर आता है। मोइक उन खाने की चीजों को ले लेती है। मोइम देखती है कि उसने फिर वही टी शर्ट पहन रखा है। वो टी शर्ट को देख के उसे कुछ होने लगता है। वो डैनो को बुलाती है, उसे कहती है कि दोबारा तुम ये टी शर्ट मत पहनना। क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टी शर्ट है, हमेशा इसे क्यों पहनते हो। वो कहते टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। मोइक कहती है कि ऐसा सॉफ्ट टी शर्ट मैं तुम्हें लेके देती हूँ, लेकिन अब से तुम इस टी शर्ट को नहीं पहनना। वो उसे पूछता है, तुम मुझे कपड़े क्यों लेके दोगी। मोइम खाने का बैग दिखाकर कहती है कि जैसे तुमने एक खाने का बैग दिया, वैसे मैं भी तुम्हें टी शर्ट दिला दूंगी। ये कह के वो वहाँ से भागने लगती है। हीरो को मोइक को कॉल आता है। वो उसके पास जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ये लोग जो प्रोडक्ट रेडी किए थे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, किसी ने कंप्लेंट कर दिया जिस वजह से काम रुक गई है। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है जिसने कंप्लेंट किया था। वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर तुम लोग घर बनाओगे, मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे। अगर ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी होगी तो हमारे घर तक तो रोशनी ही नहीं आएगी, ये बिल्डिंग तो पूरी एरिया को कवर कर लेगा। अगले सीन में इनकी टीम एक मीटिंग करती है। वे लोग सब चेक करते हैं। पहले से सबसे परमिशन लेके रखे थे, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनकी मेंबर उनसे कहती है कि हमने सबसे अग्रीमेंट पर साइन करवाया था, जो आदमी हमारे पर कंप्लेंट दिया है उसने भी साइन किया था, वो पेपर हमारे पास है, हमें उस पेपर को पहले देखना चाहिए। उनकी टीम के एक आदमी के पास वो पेपर्स थे, वो लेने के लिए जाता है। मोइम रियो के साथ रहती है। उस आर्टिकल के बारे में ही बातें कर रही थी। रियो से पूछती है कि क्या बात है, आधे घंटे से तुम इस आर्टिकल के बारे में बात किए जा रही हो। मोइम कहती है कि उसने हमारे बारे में लिखा था इसलिए मैं बता रही थी। वो रियो से पूछती है कि सेंगू ने तुमसे किसी बारे में बात की। रियो उसे कहती है कि नहीं। हीरो इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ही टेंशन में रहता है। मोइक उसे कहता है कि उस आदमी की डिमांड अगर बढ़ गई तो हम कैसे उसे पूरा करेंगे। हीरो से कहता है कि हम किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग आकर डिमांड करना चालू कर दिए तो हम क्या करेंगे। तभी वहाँ पर योंगचन आता है और उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने उस सारे पेपर को कहीं घुमा दिया। मोइक उसे डांटता है, इतने इम्पोर्टेंट पेपर तुम कैसे घुमा सकते हो। हीरो से शांत रहने को कहता है। हीरो से कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, सॉरी बोलने से वो चीजें सब ठीक नहीं हो जाएगी। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, ये आंसर मैं सुनना चाहता हूँ। वो रात को घर जाता है। बाहर उसे मिसुक मिल जाती है। उसे देख के वो समझ जाती है कि इसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और बहुत थका है। वो उसे अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाती है। वो रियो के बारे में ना बताने के लिए माफी मांगता है। हीरो से कहता है कि रियो का ड्रीम ही कुकिंग है। उसकी बातें सुन के मिसुक उसकी बातों को इग्नोर करती है। वो उनसे पूछता है कि आप नहीं सुनना चाहती ना इस बात को। वो उसे कहती है कि मुझे मीटिंग पर जाना है। हीरो हंसते उनसे पूछता है कि आपके साथ बैठ के बातें करने के लिए मुझे कितना पे करना होगा। वो हंसते हुए कहती है कि पहले तुम खाना खाओ। रियो देखती है कि वहाँ पर हीरो बैठा है। हीरो से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ गई है। वो बताता है कि पड़ोस में मीटिंग है, वहाँ पर गई है। वो चुपचाप ऊपर जाने लगती है। वो उसे पूछता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ्रिज से कुछ निकालने आई थी। वो जैसे फ्रिज खोलती है उसे डेयरी प्रोडक्ट के बारे में याद आता है। वो हीरो से कहती है उस डेयरी प्रोडक्ट को तुम फेंक देना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसका जवाब पहले ही दे दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम मेरे लिए एक फ्रेंड हो। हीरो से कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। रियो उसे कहती है कुछ दिन हम दोनों बुरा फील करेंगे, फिर टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटेगी। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुन के हीरो का दिल टूट जाता है। रियो को हम सोचते हुए देखते हैं। जब पार्क में हांजुन ने उसे रिंग दिया था तब वो रिंग को पहनती है। पास्ट में दिखाते हैं ऑपरेशन के बाद रियो का बहुत ही वेट लॉस हो जाता है। उस समय हांजुन उसका पूरा ध्यान रखा। दोनों ने मिल के उस बीमारी का सामना किया। हांजुन पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसे अकेला ना छोड़े, वो हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। फिर वो जॉब के लिए जाने लगी। दोनों बहुत ही खुश थे। वो जैसे ऑफिस गई उसे डिप्रेशन मिलना चालू हो गया।
उसके कोलिग उसके बारे में बुराई करने लगे। फिर सबको बताने लगा कि रियो ने 3 साल तक काम को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि उसे स्टमक कैंसर था। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उनकी बातें सुनकर रियो और भी डिप्रेशन में जाने लगी। वो घर में बहुत ही सैड रहा करती थी। हानजन काफी कोशिश करता था उसे बाहर लेकर जाने के लिए। रियो एक पार्टी में आती है। वो हानजन को ढूंढती है। वो देखती है हानजन किसी लड़की के साथ है। उसे लग रहा था कि उसे किस कर रहा है। वो उसके पास जाती है, तब उसकी गलत फैमिली दूर होती है। उस लड़की का लेंस गिर गया था। हानजन उसे लेंस पहनाने में मदद कर रहा था। घर आकर हानजन उस पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इन कपड़ों में वहाँ नहीं आना था। वो उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होता है क्या। वो कहते ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे और सारे लोग थे जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तुम्हें मेरे बारे में सोचना था। रियो उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीमार है और तुम पार्टी में जाके एंजॉय कर रहे हो। वो उसे कहता है कि तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी तरह घर में पड़ा रहूँ या तुम्हारी तरह डिप्रेशन में जाने लगूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने की, तुम्हें इन सब चीजों से बाहर लाने की, लेकिन तुम तो मेरे बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचती मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तुम बीमारी से बाहर आ चुकी हो, तुम्हारा ऑपरेशन भी हो चुका है, सब कुछ ठीक था। अचानक से डिप्रेशन पता नहीं कहाँ से आ गया। तुम अपने डिप्रेशन के साथ मुझे भी खींच लोगी। वो उसे पूछती तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो। वो कहते तो मैं क्या समझी तुम्हारे बारे में, ऑपरेशन के बाद तुम पहले जैसे नहीं रही। इन सब बातों की वजह से उनका रिलेशन खराब हो जाता है। फ्लैशबैक में रियो ने उस रिंग को पहना था। वो अपने हाथ को देख रही थी। वो रिंग उसे फिट नहीं होती। वो हानजून से कहती है ये रिंग मुझे फिट नहीं हो रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम यूएस जाके रिंग को ठीक करवा देंगे। रियो उसे कहती है कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती, ना ही ये रिंग और ना ही हमारा रिलेशनशिप। वो उसे कहती है कि मुझे अपने ड्रीम फॉलो करना है। डेथ डोर पर खड़ी हूँ, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये कहा कि वो रिंग को उसे वापस दे देती है। रियो अपने आप को मिरर में देखती है, ऑपरेशन का मार्क देखती है। वो अपने आप से कहती है मैंने जो कुछ किया ठीक ही किया, मेरे लिए ही ठीक है। डैनो के घर में हाउसकीपर छुट्टी में रहती है। तो ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहता। डैनो ऑफिस की छुट्टी लेने वाला था। यंदो कहती है कि आप छुट्टी मत लीजिए, मेरे पास खेलने के लिए फ्रेंड है। दोनों मोयम के पास जाते हैं। उसे देख के बहुत खुश होती है। यंदो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आज खेल सकती हो। ये सुन के उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन उसे काम पे जाना था। ये सुन के यंदो का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम किसी और के साथ खेल सकती हो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। डैनो सारी लेडीज के पास यंदो को लेकर जाता है। मिसुक और सारी लेडीज यंदो के साथ खेलती हैं। वो टेंशन फ्री होकर ऑफिस जाता है। डांजो स्पॉन्सर के चक्कर में प्रोडक्ट की जानकारी भी ठीक से नहीं लेता और उसे सोशल मीडिया में शेयर करने लगता है। तभी उसके ट्रेनर आते हैं और ऐसा करते हुए उसे देखते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो। वो कहते हैं इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन प्रॉफिट बहुत है। ये सुन के ट्रेनर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे जिम से बाहर निकाल देता है। वो उनसे कहता है कि आप क्यों इतना जलस फील कर रहे हो, मुझे पहले स्पॉन्सरशिप मिला है, मैं इसका रिव्यू जरूर करूंगा। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पैसा कमाने के लिए किसी के हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैंने तुम जैसे लड़के पर अपना टाइम बर्बाद किया। मुझे लगता है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये बातें डैंसो को बहुत ही बुरी लगती है। गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। योंजन अपना इस्तीफा लेटर लाकर देता है। मोहिक उस लेटर को उठाकर जलाने लगता है। हीरो उसे बताता है कि चीजें सब ठीक हो चुकी हैं, हम फिर से शुरू हो गया है। मैंने जो तुम्हें आंसर देने को कहा था वो आंसर ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती से कुछ सीखो। काम छोड़ के जाना सिचुएशन का हल नहीं होता। तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो। नायक हीरो को देखती है, फिर उसे छूकर देखती है। उसके हाथ को दूर कर देता है। वो सबको बताती है कि हीरो का शरीर बहुत गर्म है, उसे फीवर है। हीरो अपने घर में लेटा रहता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी मॉम रहती है। वो अपने बचपन की बातों को याद करता है। जब भी वो मुसीबत में रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, रियो हमेशा उसके साथ रहती थी। वो फिर से अपनी आंखें खोल के देखता है, वहाँ पर रियो रहती है। वो कहता है क्या ये तुम हो, और वो फिर से सो जाता है। असल में रियो वहीं पे बैठी रहती है। डैनो यंदो को लेने के लिए मोयम के घर आता है। यंदो मोयम के बेड में आराम से सो रही होती है। दोनों बैठ के उसे देखते हैं। मोयम कहती है ये कितनी क्यूट है, मुझे भी ऐसी ही बेटी चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हीरो उठ के देखता है, रियो उसके बेड में सोई रहती है। वो अपने आप से कहता है कि जब भी तुम्हारी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है उस समय मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, और जब मैं बीमार होता हूँ तब तुम मेरे पास रहती हो। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। वो उठ जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम कब उठे। वो उसे कहता है कि मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, तुम यहाँ क्यों आई। वो उसे कहती है कि तुम बीमार थे, मुझे बताना था ना, अकेले सफर करने की क्या जरूरत थी। हीरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जाओ। वो कहते ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो कुछ खा लेना। मैं नीचे जाकर फ्रिज को देखती हूँ कि कुछ रखा है कि नहीं। वो जाकर फ्रिज को चेक करती है, उसमें कुछ खाने की चीजें नहीं रहती। वो कहती फ्रिज में कुछ खाने की चीजें नहीं है, मैं घर से लेकर आती हूँ।
वो देखता है कि रियो का बैग बेड पर है। उसके बैग में कुछ पेपर्स रहते हैं। वो पेपर को देखता है। वो रियो की मेडिकल रिपोर्ट रहते हैं। उसमें यूएस में निकाले स्टमक कैंसर का रिपोर्ट रहता है। ये देखते हीरो की तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वहाँ रियो आती है। वो उसे पूछता है कि ये क्या है। वो कहती कि गलती से किसी का आ गया है। हीरो कहता है कि इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। रियो कहती मैं घर जा रही हूँ। वो उसे फिर से पूछता है कि ये क्या है। वो उसे कहती है कि एक मेडिकल रिपोर्ट है, क्या ये भी तुम्हें पता नहीं। वो उसे कहता है कि क्या तुम इसलिए वापस आई हो। वो उसे कहती है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। तभी हीरो को याद आता है एक दिन वो टेरेस पर बैठे रहते हैं। रियो हीरो से कहती है कि इस दुनिया में हर किसी को बताऊंगी, सिर्फ तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो उससे पूछता है तुम बीमार हो। वो कहती मैं बीमार थी, अब ठीक हूँ। वो कहता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। मैं एक दोस्त के रूप में तुम्हारे लिए इतना भी मायने नहीं रखता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इतनी बड़ी बातें तुम मुझसे क्यों छुपाई। वो रोते हुए कहती है कि इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है। वो उसे कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। तुम कब तक इस बात को छुपाने वाली थी। तुम्हें स्टमक कैंसर है और कोई भी नहीं जानता। तभी मिसुक की आवाज आती है किसे कैंसर है। मिसुक और हाईसुक वहाँ आते हैं। मिसुक पूछती है बताओ किसे कैंसर है। दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। रियो अपनी मॉम को देख के रोने लगती है। मिसुक उसे पूछती है क्या तुम्हें कैंसर है। ये सुनते हो जोर जोर से रोने लगती है। मिसुक उसे जाकर हक कर लेती है। फिर दोनों रोने लगते हैं। रियो अपने वॉइस ओवर में कहती है जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला, मुझे पहला ख्याल सियोंग का ही आया। मैं उसे बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब मैं रोऊं तो मेरी माँ मुझे गले लगा ले। क्या मैं सचमुच जीना चाहती हूँ। इस समय मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम मुझे इसी तरह हक करके रहे। रियो की मॉम कुछ ढूंढने के लिए उसके रूम में आती है। उसके ड्रायर में बहुत सारी मेडिसिन को देखती है। मेडिसिन का नाम इंग्लिश में रहता है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता। वो उन्हें विटामिन टैबलेट समझ के रख देती है। तभी हीरो की मॉम को फ़ोन आता है। वो बताती है कि सियोंग की तबीयत खराब है, उसके लिए कुछ फूड बनाने को कहती है। फिर वह सियोंग को देखने के लिए उसके घर आती है। तभी दोनों ने रियो और हीरो को बात करते हुए सुन लिया था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें कैंसर वाली बात पता चल जाती है। मिसुक ये जान के बहुत ही दुखी होती है। वो रोते हुए रियो को गले लगा लेती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। सियोंग के डैड को बुलाने को कहती है। रियो उनसे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिसुक उससे पूछती है कि तुम कैसे ठीक हो सकती हो। रियो उनको बताती है कि मैंने यूएस में सर्जरी करा ली थी, इसलिए मैं अब ठीक हूँ। ये सुन के वो बहुत ही शौक हो जाती है। वो उसे पूछती कि सर्जरी कब कराई थी तुमने। वो बताती कि 3 साल पहले। वो पूछती कि मुझे कैसे नहीं पता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रियो उनसे ना बताने के लिए सॉरी कहती है। वो सियोंग से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में पता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने फिर से मुझसे ये बात छुपाई। वो कहता नहीं मुझे नहीं मालूम था, मुझे भी अभी पता चला। मिसुक पैनिक होकर गिरने जाती है। उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो अपने घर चली जाती है। रियो उनके पीछे भागती है। हीरो भी उनके पीछे जाता है। उसकी मॉम उसे रोक लेती है। मिसुक घर आकर रियो के डैड बात बताती है। ये सुन के वो विश्वास ही नहीं करते। वो कहते क्यों मजाक कर रही हो। मिसुक कहती है कि 3 साल पहले इसने सर्जरी भी करा ली। ये सुन के रियो के डैड और 2 शॉक हो जाते हैं। मिसुक रियो के रूम में जाकर वो मेडिसिन सब निकालने जाती है। वो रियो से पूछती है कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए है। रियो उनसे कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। मिसुक कहती है कि तुम ठीक हो तो इतनी सारी मेडिसिन क्यों है यहाँ पर। मिसुक रियो के शर्ट को उठाकर देखती है। उसके पेट में सर्जरी के निशान रहते हैं। ये देख के और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रियो कहती है कि ये निशान कुछ सालों में चले जाएंगे, मैं एकदम ठीक हूँ। मिसुक उसे पूछती है कि क्या हुआ तो तुम्हें बताओ मुझे। रियो उसे बताती है कि 3 साल पहले एक हेल्थ चेकअप के दौरान उसे पता चला था। जब मुझे पता चला कि मेरा कैंसर स्टेज 2 है, मैंने कीमोथेरेपी भी करा ली, जिससे मैं ठीक हो गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सुन के रियो के डैड और डैंसो रोने लगते हैं। मिसुक उसे पूछती है कि इस वजह से तुमने एंगेजमेंट को तोड़ी ना। रियो के डैड को हानजुन पर बहुत गुस्सा आता है। रियो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो हर समय मेरे साथ था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो काम से छुट्टी लेकर मेरी केयर करता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे और सफर करना पड़े, इसलिए मैंने हमारी शादी तोड़ दी। मिसुक उससे पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई, हम तुम्हारी फैमिली हैं। रियो उनसे कहती है कि मैं छुपाना नहीं चाहती थी, मेरा ट्रीटमेंट यूएस में हो रहा था। अगर मैं आप लोग को ये बात बताती तो आप लोग मेरी चिंता करते और अपनी हालत खराब कर लेते। मिसुक पूछती है कि ऐसी हालत में भी तुम हमारे बारे में कैसे सोच सकती थी। फिर उनसे सॉरी कहती है ना बताने के लिए। रियो के डैड कहते हैं कि हम चाहे कितने भी बुरे पेरेंट हों, तुम्हें हमें ये बात बताना था। मेरी बेटी कितनी दर्द में रही होगी और हमें कुछ भी नहीं पता चला। रियो उनसे कहती है कि मुझे हिम्मत नहीं हुई आप लोगों को बताने की, इसलिए मैं ठीक होने के बाद आप लोगों को बताने वाली थी। मिसुक वहाँ से रोते हुए चली जाती है। रियो के डैड रोते हुए उसे पूछते हैं कि अब तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो उनको बताती है कि अब मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसुक को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने रियो के साथ कैसा बर्ताव किया था। बेटी थी जो सिर्फ उनके बारे में ही सोच रही थी।
और उसने सिर्फ उसे दुखी दिया है। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो अपने आप को दोषी ठहराती है। रियो के डैड बाहर बैठ के बहुत रोते हैं। डेंसो भी बहुत दुखी होता है। हीरो की मॉम उसके लिए खाने के लिए लेकर आती है और कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मिसुको आंटी को ये बनाने बोला था। वो उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे रूम में आई थी, क्योंकि जब उसने आंखें खोल के देखी थी तो उसके सामने उसकी मॉम थी। वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर आई थी तुम्हें देखने। फिर वो उसे पूछती है कि 3 साल पहले तो तुम यूएस में थे, तुम्हें कैसे रियो के बारे में पता नहीं चला? क्या तुम रियो से वहाँ पे नहीं मिले थे? 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। हीरो एक बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस गया था। वो न्यूयॉर्क में था, रियो कैलिफोर्निया में थी। वो सबसे पहले रियो से मिलने गया था। मियोम से उसका एड्रेस लेकर रियो को देखने के लिए उसके अपार्टमेंट आता है। वो देखता है कि रियो अपने अपार्टमेंट से बाहर आ रही है। वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड और कमजोर दिख रही थी। वो उसके पास जाने ही वाला था, तभी उसके साथ हानजोन आ जाता है। वो उसे संभालते हुए लेकर जा रहा था। ये देख के वो वापस जाने लगता है। वो कहता है कि शायद मुझे उस वक्त उसके पास जाना चाहिए था और उसे पूछना था कि तुम क्यों इतने टायर्ड और कमजोर दिख रही हो। मुझे उसे पूछना चाहिए था कि तुम ठीक हो या नहीं। रियो को किसी और के साथ देख के वो वहाँ से न्यूयॉर्क वापस चला गया। फिर वो अपने काम में बिजी हो गया। एक दिन रियो का मैसेज आया, तुम यूएस में हो, मुझे बताया भी नहीं। हीरो ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुछ महीने बाद रियो ने फिर उसे मैसेज किया, कैसे हो तुम, बहुत बिजी हो गए क्या? फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। हीरो की बर्थडे पर रियो ने कॉल किया था। उसने उसके कॉल को भी अटेंड नहीं किया। फिर उसने उसे हैप्पी बर्थडे के लिए मैसेज किया। वो उसे थैंक्स बोल के रिप्लाई करने वाला था, फिर रिप्लाई नहीं करता। ये वही समय था जब रियो बहुत ही डिप्रेशन में थी। ये सब सोच के हीरो को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि उस समय अगर मैं उससे बात कर लिया होता तो तब मुझे उसके बारे में पता चल जाता। वो अपने आप को अकेली फील नहीं करती। हीरो अपनी विंडो से रियो के रूम को देखकर कहता है कि जब भी मुझे छोटी से छोटी चोट लगी हमेशा तुम मेरे साथ थी, लेकिन रियो ने मुझे बहुत सारे सिग्नल दिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ये सब जानने के बाद वो दोनों रात भर रो रहे थे, इसलिए उनकी आंखें सूज गई थी। रियो वहाँ आते ही वो दोनों काम करने लग जाते हैं। मिसुको इतना गिल्टी फील कर रही थी कि वो रियो को देख ही नहीं पाती। काम के बहाने दूसरे रूम में चली जाती है। रियो के लिए उसके डैड पॉरिज बनाने जाते हैं। वो कहते हैं मुझे पॉरिज नहीं खाना। वो कहते हैं कि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तुम्हारे लिए खाना अच्छा है। वो कहती है कि मैंने तो आपके हाथ का बनाया स्पाइसी टोटबोकी भी खाया था, तब मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। वो कहते हैं कि तुमने वो सब क्यों खाया, तुम्हें वो सब नहीं खाना था। वो कहती है कि वो मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने खाया, मैं तो ठीक हो गई हूँ ना। वो कहते हैं अगली बार हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ चलूंगा। हाइसुक मोयुम की मॉम को रियो के बारे में बताती है। ये सुनते हुए रोने लग जाती है। उनकी बातें मोयुम सुन लेती है। वो वहाँ से भागकर रियो के पास आती है। वो उस पर गुस्सा करने जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। रियो उसे सॉरी कहती है, फिर उसे बताने लगती है कि क्या हुआ। फिर रियो कहती है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है तो कर लो। मोयुम चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाती है। तुमने मुझे कितने क्लू दिए थे तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तुम्हें स्पाइसी फूड बहुत ही पसंद थे, अचानक तुम वो खाना बंद कर दी। फिर तुमने हमारे साथ नॉन अल्कोहल वाली बियर पिया था, तभी मुझे समझ जाना था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने मुझे बहुत सारे क्लू दिए, मैं ही समझ नहीं पाई। रियो उसे कहती है कि शायद मैं एक्टिंग अच्छा कर लेती हूँ, तुम्हें पता नहीं चला। मोयुम मुझसे पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत रोए। रियो कहती हाँ, रात भर रोई वो, उनकी तो आंखें भी सूज गई। मोयुम कहती कि मैं ना रोऊंगी और ना ही तुम पर गुस्सा करूंगी। बोल के उसे हक कर लेती है। मोयुम उसे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे गले लगा के रहना चाहती हूँ। रियो कहती है जब मैं एयरपोर्ट में आई थी तब तो मुझे ऐसे गले लगाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मोयुम कहती हाँ तुम ठीक कर रही हो, उस दिन मुझे तुम्हें गले लगाना था। तुमने अकेले मेंटली और फिजिकली बहुत ही प्रॉब्लम सही है। हीरो के डैड जब पेशेंट की डिटेल पढ़ते हैं, एक रिपोर्ट में रियो का नाम दिखता है। वो रिपोर्ट स्टमक कैंसर का रहता है। ये देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उनका जूनियर उनको बताता है कि कुछ दिनों पहले लड़की यहाँ पर आई थी। हीरो ऑफिस आता है, लेकिन उसका ऑफिस में मन नहीं लगता, इसलिए वो मीटिंग में कुछ नहीं कह पाता। उसे देख के वे लोग समझ गए थे कि उसका मूड ठीक नहीं है। तब हीरो को उसके डैड के पास से कॉल आता है। वो उसे हॉस्पिटल आने को कहते हैं। वो रियो के बारे में पूछते हैं। वो उनसे कहता है कि आपको उसकी कंडीशन के बारे में पता है ना, क्या आप बता सकते हैं कि वो ठीक है? वो कहते हैं कि तुम उसे एक बार चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आ जाना, उसे जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन पेशेंट की डिटेल हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो मेरे बेटा ही क्यों ना हो। मैं तुमसे कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं कि मैं रियो को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। मिसुको अपने दोस्तों से मिलने के लिए आती है। उसके आते ही सब उसे रियो के बारे में पूछते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। वो हाइसुक को डांटती है, तुमने क्यों बताया? फिर बैठ के रोने लगती है। मिसुको अपने आप को इन सब का जिम्मेदार ठहराती है। उसके दोस्त उसे संभालते हैं। डेंसो स्टमक कैंसर के बारे में पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे भी रियो की काफ़ी फिक्र हो रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रियो जैसे एक स्ट्रॉन्ग लड़की को कैसे कैंसर हो सकता है। वो सोचता है कि अभी तक उसने कितना उसे परेशान किया है, इसलिए उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से एक पत्थर को लात मारता है। उस रास्ते से आ रहे नायक के पास जाके गिरता है। वो पत्थर उसे लगने वाला था। डेंसो दौड़ के जाके देखता है कि उसे क्या हुआ। नायक उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
इस समय तो तुम्हें जिम में होना चाहिए। वो कहता है कि मैं जिम नहीं गया। उसकी बातों से समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है। वो पूछती है, जिम ट्रेनर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? पहले लगा था तुम ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती। ढैंजो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद उस जिम को छोड़ दिया। उसे कहती है कि तुम जाके ट्रेनर से माफ़ी मांग लो और अपनी जॉब वापस ले लो। उस दिन मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। फिर वो अपनी जॉगिंग कंटिन्यू करती है। वो उसके साथ बातें करते हुए जाता है। माइक बहुत ही उदास घर जा रही थी। डानो उसे आवाज़ देता है। वो मुड़ के नहीं देख रही थी। वो पास आकर उसे बुलाता है। मोयम उसे बिना देखे उसे उठा के पटक देती है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में थी। फिर वो उसे देख के रोने लग जाती है। उसने अपने कान में ईयरफोन रखा था इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। डैनो को समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसे उसके घर लेकर जाती है। उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बुलाती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ के बात करोगी? मोयम कहती है कि तुम्हें चोट लगी होगी, मैं अपने घर जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। वो उसे कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। वो उसे पूछता है कि तुम थोड़ी देर पहले क्यों रो रही थी? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें कभी इतना सैड नहीं देखा। ये जगह बात को शेयर करने के लिए परफेक्ट है। कुछ दिन पहले मैंने किसी और के साथ इस जगह पर बैठ के बातें शेयर की थी। वही मुझसे पूछती सियोंग के साथ ना? डानो पूछते तुम्हें कैसे पता? वो अपने घर की बाउंड्री की ओर दिखाती है। वो समझ जाता है कि उस दिन मोइम उनकी बातें सुन ली थी। वो रियो के बारे में बताती है, मेरी एक दोस्त है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो अपनी कहानी को अपनी दोस्ती की कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरी दोस्ती की एक दोस्त है, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। मेरी दोस्ती की दोस्त वो एक दिन यूएस चली गई। बहुत सालों से वहाँ पर वो काम कर रही थी। फिर वो यहाँ वापस आई। मेरी फ्रेंड को पता चला कि उसकी फ्रेंड को कैंसर है। उसने कुछ साल पहले सर्जरी भी करा ली थी। उसने मेरी दोस्त को नहीं बताया था, इसलिए मेरी दोस्त अभी बहुत ज़्यादा दुखी है। उसने अपने फ्रेंड के सामने अपनी बातें को शेयर नहीं की। उसने स्ट्रांग बनने का दिखावा किया। इसलिए मैं अपने दोस्त के बारे में सोच के बहुत ही दुखी हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। वो उसकी बातों से समझ गया था कि वो रियो की बातें कर रही है। मोइम कहती कि मैं अपनी दोस्त की बात कर रही थी। डैनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो कहती कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि रियो बीमार थी। मैंने अपने काम के दौरान बहुत सारे बीमार लोगों को देखा है, कुछ लोगों को मरते हुए अपने सामने देखा है। मुझे उसे सोच के बहुत ही दुख हो रहा है। मैं रोने से अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। डैनो कहता है कि तुम जितना रोना चाहती हो रो सकती हो, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। फिर अपने चेहरे पर स्माइल रख के रियो से मिलने जाना, बहुत सारी बातें करना, उसके साथ बैठ के खाना खाना, टाइम उसके साथ बिताना। तुम्हारी दोस्त वापस आ गई है, ये कोई मैजिक से कम नहीं है, जैसे मेरे लिए मेरी यंदो है। मोहिक पूछती कि यंदो को क्या हुआ था। वो बताता है कि 2 साल पहले मैं एक इंटरव्यू में था। मुझे एक नंबर से बहुत बार कॉल आ रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने उस नंबर को कॉल किया। मुझे पता चला कि वो कॉल हॉस्पिटल से आया था। फ्लैशबैक दिखाते हैं। उन्होंने भागकर हॉस्पिटल आता है। उसे पता चला कि उसकी वाइफ और बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी वाइफ का डेथ हो गया था। यान्दो एक सर्जरी के बाद बच गई। मैजिक से कम नहीं है। उसे ठीक होता देख मुझे मैजिक पर विश्वास होने लगा। उसे रोज सुबह उठाना, उसे ब्रेकफास्ट कराना, फिर किंडरगार्टन लेकर जाना, स्कूल जाते समय उसका गुड बाय कहना, ये सब कितना खास है मुझे समझ है। बताते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाता है। मुझे उसके चेहरे को पकड़ती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम रो सकती हो, तो तुम क्यों अपने आप को रोक रहे हो? मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, तुम रो सकते हो, यहाँ कोई नहीं तुम्हें देखेगा। डैनो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वही मुझे किस कर देती है। उसे पता चलता है कि उसने क्या किया। वो उसके सर पर अपने सर को मार के वहाँ से भाग जाती है और तुरंत अपने घर के अंदर चली जाती है। डैनो एकदम हैरान बैठा रहता है। मोहिम घर जाते हुए डैनो को देखती है और कहती है, मैं क्यों भाग कर आ गई? मैं आखिर भाग कर कहाँ जाऊँगी? वो तो मेरे बाजू वाले घर में रहता है। वो एम्बेरसिंग होकर अपने रूम में चली जाती है। हीरो की मॉम वाइस मिनिस्टर से मिलने जाती है। ये दोनों कॉलेज से अच्छे दोस्त थे। वो हाईसुक से कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? हाईसुक के बर्थडे के दिन वो उसे मिलने आए थे। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। प्रश्न में दिखाते हैं कि हाईसुक उन्हें मिनिस्टर से बात करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे जॉब करना बहुत पसंद है, मैं काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि ये सब पॉलिटिक्स है, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है, इसलिए तुम्हें रिसाइन कर देना चाहिए। हाईसुक कहती है कि जब डिसाइड हो चुका है तो मैं रिसाइन कर देती हूँ। रियो वॉक करने के लिए बाहर आती है। उसे वहाँ हीरो मिल जाता है। दोनों पार्क में जाकर बैठते हैं। रियो उसे पूछती कि तुम मुझसे गुस्सा हो? वो कहता नहीं। वो कहती कि फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो कहता है कि मैं बिजी था। रियो कहती तुम झूठ मत बोलो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जब से तुम आए हो एक बार भी तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे मालूम है तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। घर में मेरे मॉम और डैड रोए जा रहे हैं,
वो एक दूसरे को संभाल रहे हैं। घर के मरे डायनासोर का भी चेहरा सूख गया है। सब लोग बहुत ही सैड है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जानती थी कि यही होगा, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मुझे तुम सबकी बहुत ही फिक्र थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब तुमने हमारे लिए किया? नहीं, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोच के ये किया। तुम डरपोक और कमज़ोर हो, झूठ भी बोलती हो। तुम उन लोगों को हर्ट करती हो जो तुमसे प्यार करते हैं। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करती हो। तुमने अपने मॉम, डैड और मेरे साथ, खुद के साथ भी तुमने बहुत ही बुरा किया। तुमने अपने मुश्किल वक्त में अपने आप को अकेला छोड़ दिया। तुम्हें नहीं पता, जब तुम अपनी मुश्किल वक्त से गुजरती हो, जो तुम्हारे करीब है उन पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए। पूछती, अगर मैं ऐसा करती तो क्या बदल जाता? मुझे दर्द होता तो तुम सब दुख होते। अगर मैं गिर जाती तुम सब मेरे साथ गिर जाते। वो कहता है कि साथ गिरते तो क्या फ़र्क पड़ता, हमारे साथ तो रहते। अगर हम तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हारा दर्द कम होता। एक दूसरे के साथ रहने से दर्द कम होता है। अगर साथ गिरते तो साथ में ही उठ खड़े होते। वो उसे कहता है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया था। बचपन में जब मेरी मम काम के लिए अफ्रीका चली गई थी तब तुम मेरे साथ थी। एक्सीडेंट की वजह से जब मुझे स्विमिंग छोड़ना पड़ा तब भी तुम मेरे साथ थी। वो कहती वो सब अलग बात थी। वो कहता नहीं, वो मेरा सबसे मुश्किल वक्त था। तुमने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। तुमने मुझे ऐसा करने का मौका क्यों नहीं दिया? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम अपने लिए मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो? रियो वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। हीरो उसे रुकने के लिए कहता है, वो नहीं रुकती। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर हानजुन खड़ा है। हानजुन उसे कहता है कि शायद मुझे उस समय ऐसा करना था जैसे तुमने अभी कहा। मुझे उस पर चिल्लाना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था। हीरो से पूछता है, रियो उस समय बहुत दर्द में थी? कहते उसने बहुत हिम्मत से अपने दर्द का सामना किया। रियो के मॉम डैड उसके बारे में बातें कर रहे थे। मिसुक कहती है कि मैंने रियो के साथ जितना भी गलत किया है वो सब मुझे याद आ रहे हैं। जब रियो 3 साल की थी तब अचानक से डॉन्जो रोने लगा। रियो वो उसे देख के रोने लगी। तब मैंने रियो को डांटा था, तुम बड़ी हो, तुम क्यों रो रही हो? तुम भी मुझे परेशान करना चाहती हो। वो कहते हैं कि तब तुम यंग थे, तुम्हें नहीं पता था। मिसुक कहती है कि मुझे उसे नहीं डांटना था, वो भी तो बची थी। मैंने हमेशा डॉन्जो की गलतियों को नज़रअंदाज किया है क्योंकि उसके हार्ट में होल था। मैंने उसके ख्याल रखने की वजह से रियो का ख्याल नहीं रखा। वो बड़ी होकर जिम्मेदार बन गई, घर की सारी जिम्मेदारी उठाई। उसने कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिया। उसने कितनी मेहनत की होगी, उसने अकेले कितना स्ट्रेस लिया होगा। मैंने सिर्फ उसकी सक्सेस के लिए प्राउड किया। मैंने कभी भी उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसने हमारे बारे में सोच के अकेले कैंसर का सामना किया, सारे दर्द को अकेले ही सहा। ये सब बोल के वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। रियो उनकी बात सुन के बहुत इमोशनल होती है। सुबह डैंजो यान्दो को लेकर किंडरगार्टन जाता है। तभी मोयम भी घर से बाहर निकलती है। उन्हें देखकर वापस घर में चली जाती है और छुपकर उनके जाने का वेट करती है। तो उसे देख लेती है। वो डायनो से कहती है कि वो हमें देख के क्यों छुप रही है, शायद वो छुप के हमारे साथ खेल रही है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ मोयम नहीं रहती। डायनो को मालूम था कि वो क्यों छुप रही है। वो स्माइल करते हुए जाता है। मिसुक रियो के रूम में आती है। वो वहाँ पर नहीं रहती, उसका फ़ोन वहीं पर रहता है। फ़ोन में हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि उसकी बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया है। मिसुक रिपोर्ट में क्या आया होगा सोच के बहुत ही डरती है। हीरो को हानजो की बात याद आती है। उसने कहा था कि उसने सोचा था कि 1 साल बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो डिप्रेशन में चली गई। मुझे पता भी नहीं चला। ये सब वो सोच रहा था। तभी मिसुक को कॉल आता है। वो कहती कि रियो घर पर नहीं है। मैंने आसपास में देखा, वो कहीं नहीं मिली। फिर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो ग्राउंड में जाकर देखता है, फिर लाइब्रेरी जाता है, कुकिंग क्लास जाता है, अपने स्कूल के ग्राउंड में जाता है। वो दोनों जहाँ जहाँ गए थे वो सारी जगह में जाके ढूंढता है। फिर अचानक उसे याद आता है। वो अपनी कार लेकर निकलता है। वो बीच आता है। वहाँ पर रियो बैठी रहती है। उस पर चिल्लाता और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो किसी को तो बता के जाती। फ़ोन घर में छोड़ के तुम आ गई। सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। हम सब कितने परेशान हुए पता है तुम्हें? वो कहती मैं यहाँ मेडिटेशन करने आई हूँ, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वो कहता है तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो कहती कि मैं फ्रेश हवा लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे कब तक ये बात छुपाने वाली थी? वो कहती तुम फिर से चालू हो गए। कहता मैं तुम्हारी फिजिकल पेन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी इमोशनल पेन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कहते तुम्हें डिप्रेशन था। वो कहते तुम्हें हानजो ने बताया। वो उसे कहता तू पागल है क्या? तुम अपनी छोटी सी बॉडी में और क्या क्या छुपा के रखा है। वो उसे चुप रहने को कह के वहाँ से जाने लगती है। वो उसे उठाकर पानी के अंदर ले जाता है। वो उसे पानी में डालकर कहता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो ना? वो चिल्लाकर कहती तू क्या पागल है? वो कहता है कि तुम और चिल्लाओ, तुम्हें अंदर की सारी दर्द इमोशनल सब बाहर निकालो। तुम्हें ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है। जो तुमने अपने दिल और दिमाग में छुपा के रखा है सबको बाहर निकालो। वो उसे कहती तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देख रही हूँ कल से तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। बीमार मैं थी, उस मुश्किल वक्त से मैं बाहर निकल कर आई हूँ, मुझे ही डांट रहे हो। वो कहता मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा अपने आप पे हूँ। तुमने मुझे कितने सिग्नल दिए थे कि तुम ठीक नहीं हो,
मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। तुम पे गुस्सा करके मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मेरी ज़रूरत थी लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। वो रोते हुए उसे मार के कहती है कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। वो उसे सॉरी कहता है। वो कहती मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, मैं अकेली कितनी डरी हुई थी तुम्हें मालूम है। उस समय मुझे तेरी ज़रूरत थी। और उसे मारती है। कहती मुझे अपने पेरेंट के बारे में सोच के बहुत ही बुरा लग रहा था। अगर मैंने अपने बारे में बताया तो वो मेरी चिंता करके अपनी हालत ख़राब कर लेते। मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा, मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की। उस समय मैं कैसे फील कर रही थी तुम्हें नहीं पता। तो बोल के बहुत ज़्यादा रोती है। हीरो उसे रोते हुए देखता है। जब वो शांत हो जाती फिर दोनों एक साथ बैठते हैं, फिर दोनों जूस पीते हैं। रियो उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो कहते क्या तुम्हें याद नहीं है, हाई स्कूल के टाइम में तुम एक बार भागकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि उस समय डेंजो को नया फ़ोन मिला था। जब तुमने अपनी माँ से कहा कि तुम्हारा फ़ोन टूटा हुआ है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी तुम्हारी मॉम ने डेंजो का साथ दिया था, इसलिए तुम गुस्सा होकर घर छोड़ के भाग आई। तब तुम यहाँ आई थी, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया था। वो उसकी रिपोर्ट के बारे में अपने डैड से जानने के लिए कहता है। वो हीरो के डैड को कॉल करती है, फिर उसके डैड उसका रिपोर्ट बताते हैं। हीरो से पूछता है कि रिपोर्ट में क्या आया है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं है, बस इन्फेक्शन हुआ था। ये सुन के वो बहुत ही खुश होता है। वो उसे हक कर लेता है। रियो पूछती तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते एक बार बस तुम्हें गले लगाने दो। हीरो के डैड अपने पैर के बैंडेड को देख के अपनी वाइफ को याद करते हैं। वो बहुत ही खुश हो रहे थे। वो उसे कॉल करते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम साथ में डिनर करेंगे। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपनी वाइफ को पिक करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि हाईसुक बाहर आ रही है। वाइस मिनिस्टर उसके वेट कर रहे हैं। वो उसे बुके देता है। दोनों बहुत ही खुश होकर बातें करते हैं। वहाँ बैठे लेडीज लोग इन दोनों के बारे में बातें करते हैं। हमने सुना है कि ये दोनों कॉलेज से ही फ्रेंड हैं। एक लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि वाइस मिनिस्टर इनकी वजह से अभी तक शादी नहीं की है। वो उन्हें बात करता हुआ देख वापस हॉस्पिटल चले जाते हैं। रियो हीरो से पूछती है कि मोयम ने आज मुझे गले लगाया, दोनों का आज क्या हो गया है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। वो दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन वो कार नहीं रोकता और आगे लेके जाता है। वो पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। रियो के डैड के शॉप पर रियो की फैमिली वेलकम होम की पार्टी तैयार करके रखे हैं, लेकिन केक के ऊपर कैंडल जलाने के लिए उन्हें लाइटर नहीं मिलता। वो लाइटर ढूंढते हैं। तभी रियो हीरो के साथ वहाँ पहुँच जाती है। उनके कैंडल जलाने से पहले ही रियो लाइट ऑन कर देती है, जिससे उनका सरप्राइज प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन फिर भी सब लोग उसका वेलकम करते हैं। वो ये सब देख के बहुत ही सरप्राइज होती है। वो पूछती कि किसका आइडिया था। सब लोग हीरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। हीरो ने यहाँ आने से पहले रियो की मॉम को कॉल करके बताया था कि सरप्राइज वेलकम होम पार्टी की तैयारी करेंगे। ये सब देख के रियो बहुत ही खुश होती है। रियो के डैड ने उसका फेवरेट टेट बुक के बनाए थे। वो एक शेफ की तरह वहाँ पे रखे खाने के बारे में बताते हैं। मोयम रियो की मॉम को कुछ कहने को कहती है। वो कहती कि हम एक फैमिली हैं, इसलिए अब जो भी बात होगी हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, किसी से कोई बात नहीं छुपाएगा। यही हमारी फैमिली का रूल है। फिर सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। डॉन्जे भी रियो को उसके नाम से नहीं बुलाकर दीदी कह के बुलाता है। सब बहुत ही खुशी से खाना एंजॉय करते हैं। रियो कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरा पेट फट ना जाए। सब लोग डर के वहीं पर खड़े हो जाते हैं। वो उनको देख के कहती है कि मेरा कहने का मतलब था कि मेरा पेट पूरा भर गया है। खाना बहुत ही टेस्टी था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से खाया। सब लोग हंसने लगते हैं। डैनो कहता है कि कल से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुम्हारी एक्सरसाइज का ध्यान रखूंगा। मोयम कहती कि मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर हूँ। रियो के डैड कहते हैं कि जो रियो खाएगी वो मैं बनाऊंगा। रियो हीरो से पूछती कि तुम क्या करोगे। सब लोग मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तुम मेरे लिए घर बना दो। वो कहते इतनी भी उम्मीद मत करो। वो कहती है तो तुम मेरे साथ नहाने के लिए सोना चलोगे, हमारे पुराने दिनों की तरह। वो कहता मजाक मत करो, मैं क्यों तुम्हारे साथ नहाने जाऊँगा। कहती चिंता मत करो, बीच में एक पर्दा लगा देंगे। सब लोग इन्हें चिढ़ाने लगते हैं। सब बहुत ही खुशी से जाते हैं। हानसुन उन्हें खुशी से जाता हुआ देखता है। रियो को उनके साथ खुशी देख उसे भी खुश होती है। हीरो के डैड बहुत लेट घर आते हैं। उनकी वाइफ उनके लिए वेट कर रही थी। वो उन्हें कुछ बताना चाहती थी। वो कहते मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आइसुक कहती कि ठीक है तुम बताओ। वो कहते मुझे डिवोर्स चाहिए। सुन के बहुत ही शौक हो जाती है। हानसुन रियो को कॉल करता है। वो पूछे तुम कहाँ हो। वो रियो के घर के बाहर रहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने रूम में हूँ। वो उसे बताता है कि वो वापस यूएस जा रहा है। शायद ये हमारा आखिरी कॉल होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था, लेकिन मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। मैंने सिर्फ तुम्हें जल्दी ठीक होने पर ध्यान दिया, कभी तुम्हारे पेन को फील नहीं किया। यहाँ आकर मुझे समझ आया कि तुम्हें किन लोगों की ज़रूरत है। ये लोग तुम्हें बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, मैं तुम्हें अच्छे से केयर नहीं कर पाया। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने बहुत दिनों से बीमार होकर तुम्हें परेशान किया। मैं अपने इमोशनल में इतनी उलझी थी कि तुम्हें समझ नहीं पाई। वो कहते चलो छोड़ो, हम एक दूसरे को हमेशा याद रखेंगे, अपना ध्यान रखना, बल्कि उसे गुड बाय कहता है। सुबह हीरो ऑफिस जा रहा था। उसके साथ रियो कुकिंग क्लास जाती है। हीरो बहुत ही खुश रहता है।
वो अपने एम्प्लॉइज को डांटता भी नहीं है, वो उस प्लांट का भी ध्यान रखता है। तभी उसे एक मैसेज आता है। रियो को बुलाकर अपने साथ लेकर जाता है। वो उसे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो उसे लेकर एयरपोर्ट आता है क्योंकि हानजुन आज यूएस जा रहा है और रियो को वहीं पर रहने को बोल के हानजुन के पास जाता है। हानजुन उसे कहता है कि तुम मुझे सेंड ऑफ करने आए हो। वो कहता है इसलिए तो तुमने मैसेज किया था। हानजुन ने मैसेज में उसके फ्लाइट का टाइम बताया था और रियो का ख्याल रखने को कहा था। हीरो कहता है कि तुम रियो को गुड बाय कर दो, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लेना, इसलिए अपने गुड बाय को थोड़ा शॉर्ट और सिंपल रखना। रियो का ध्यान रखने के लिए उसे थैंक यू कहता है। फिर वो रियो के पास आकर हानजुन से बातें करने को कहता है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे लगा कि ये सही है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वो कहती है कि मुझे पता होता है कि मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ, मैं अच्छे से रेडी होकर आती। हम आखिरी बार मिल रहे हैं, मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ। वो कहते तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी इतना खुश होते नहीं देखा। वो उसे केयर करने के लिए थैंक यू कहती है। वो कहता है कि आखिरी बार हम हैंडशेक तो कर सकते हैं। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। वो उसे कहता है कि हमेशा खुश रहना, कभी बीमार मत पड़ना। वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें एक अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल गया है, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। उसे जाता देख रियो रो पड़ती है। उसे रोता हुआ देख हीरो उसके पास आता है और अपना कोट उतार के उसे ढक देता है ताकि उसे रोते हुए कोई ना देखे। वो कहती है कि क्या कर रहे हो। हीरो कहता है कि बहुत गर्मी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम एक कोट को अपने पास रख लो। वो थोड़ी देर ऐसी रोती रहती है, वो उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। एपिसोड 11 में हम इन दोनों की लव स्टोरी को देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। अपना ध्यान रखिए और अपने को खुशी दीजिए। अगर ड्रामा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।